जानते हैं बायां साइड, लेफ्ट साइड या बायां तल क्या होता है? प्रभावकारी होता है, ये नॉन इफेक्टिव है। अब इसको आप देख लीजिए, आप जान रहे हो, मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। हम जानते हैं यदि कोई वस्तु यहाँ अनंत पर रखी हुई है ए बी, हमको सिर्फ एक बिंदु ए का प्रतिबिंब बनाना है, तो हम जानते हैं किसी एक बिंदु से दो किरणें चलाएंगे, और हम ये भी जानते हैं किसी एक बिंदु से चलने वाली दो किरणें आपस में समांतर नहीं हो सकती। लेकिन यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उसके किसी एक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर मानी जाती हैं। तो यहाँ बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण दोनों आपस में समांतर होंगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण हो गई, दूसरी भी मुख्य अक्ष के। ये और ये दोनों बिंदु ए एक है, तो दोनों बिंदु कहाँ पर आएगी? हम जानते हैं अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण the ray incidenting parallel to the principal axis। ये मालूम होता है कि ये फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से होकर के इस तरह से इस दिशा में चली जाती। ये किरण यहाँ से आई, ये भी क्या फोकल पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत होती है, इस दिशा में चली जाती है। ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, लेकिन ये मालूम होता है कि फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? फोकस बिंदु पर बनेगा। तो अवतल लेंस से अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व, ये घनत्व दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग द्रव्यमानिक, है ना, द्रव्यमान से संबंधित घनत्व कहते हैं, प्रकाशिक घनत्व। जैसे आप जानते हो घनत्व हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, डेंसिटी V = m/v। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपान वॉल्यूम। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। जैसे आप जानते हो लोहे का घनत्व 7.5 होता है, यानी इसका घनत्व कितना है? 7.5। लेकिन प्रकाशिक घनत्व इसका लगभग 0 है, इन्हें प्रकाश लोहे में नहीं चल पाएगी। तो प्रकाशिक घनत्व लोहे का 0 है, लेकिन और हम जो लोग घनत्व क्या चीज होता है? घनत्व उसका कितना है? 7.5। पानी का, वायु का घनत्व देख रहे हो, ये 7.5 रहा। पानी का घनत्व 1 होता है, पानी का घनत्व 1 है, लेकिन प्रकाशिक घनत्व, ये पानी का घनत्व क्या है? 1 है। लोहे का घनत्व 7.5 है, लेकिन पानी का प्रकाशिक घनत्व पानी में से होकर के प्रकाश प्रोपगेट कर सकता है, लेकिन लोहे में से होकर के नहीं जाएगा। तो कहेंगे लोहे का प्रकाशिक घनत्व लगभग 0 है, पानी का घनत्व 1 है। ये रहा। फिर इसी तरह से हम जानते हैं पानी का घनत्व मिट्टी के तेल से, केरोसिन ऑयल से, मिट्टी के तेल से क्या है? अधिक है, लेकिन प्रकाशिक घनत्व उससे कम है। इसी तरह से आप देखोगे क्या हो जाता है, तो आपने देखा ये घनत्व और प्रकाशिक घनत्व में अंतर। वायु का प्रकाशिक घनत्व क्या है? वायु का प्रकाशिक घनत्व कितना है? प्रकाशिक घनत्व अधिकतम है, बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कितना है? आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी क्या है?
पानी क्या है? अब इसमें कहोगे पानी, जबकि पानी सघन माध्यम है वायु की अपेक्षा, तो पानी का घनत्व कितना है? पानी का घनत्व आप जानते हो अधिक होता है, पानी का घनत्व 1 रहता है, वायु का घनत्व उससे कम है। पानी का घनत्व 1 है, वायु का घनत्व उससे कम है, इस हिसाब से। लेकिन प्रकाशिक घनत्व किस पर निर्भर करता है? प्रकाशिक घनत्व उस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। उस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो आप जान रहे हो क्या है? का माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। वायु में प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, तो कहेंगे वायु का प्रकाशिक घनत्व अधिक है। निर्वात की घनत्व आप जानते हो कुछ भी नहीं है, शून्य है समझो, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, यानी निर्वात का प्रकाशिक घनत्व बहुत अधिक है। निर्वात का प्रकाशिक घनत्व अधिक। तो प्रकाशिक घनत्व किस चीज पर निर्भर करता है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख लोगे, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। हाँ, 25 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। वस्तु की दूरी होगी, ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, यह है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये बल्गिंग सरफेस इज पॉलिश्ड एंड डिप्रेस्ड सरफेस इज शाइनिंग। दो भागों में बांटने वाला बिंदु क्या होता है? पोल कहलाता है। और इस रेखा को जो दो आइडेंटिकल भागों में पार्ट में डिवाइड करती है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, ये फोकस है। कह रहा है इसकी फोकस दूरी दी हुई है 20 सेमी। ये क्या है? ये स्मॉल एफ बराबर 20 सेमी। यहाँ से ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी 20 सेमी। और क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। 40 सेमी की, यानी वस्तु कहाँ रखी हुई है? सेंटर पर रखी हुई है। ए सी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओ, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट पर रखी वस्तु का सेंटर पर, केंद्र पर स्थित वस्तु का उतना ही बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है कितना? 20 सेमी। 20 सेमी की दूरी पर 40 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसे? देखिए, ये केंद्र पर रखी वस्तु है ए सी। यहाँ से ये 2 किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर परावर्तित होती है। फोकस बिंदु से होकर ये परावर्तित होती है। फोकस बिंदु से होकर परावर्तित होती है और ये परावर्तित किरण हो गई एक रिफ्लेक्टेड रे। The ray incidenting parallel to the principal axis reflects through focal point. The ray incidenting at pole reflects in the direction forming the same angle with the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के साथ समान कोण। अगर मान लीजिए 30 अंश थे, 30 अंश, 40 अंश, 40 अंश। और ये 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां काटते हुए प्रतिबिंब बनता है, ये ए डैश पर प्रतिबिंब। यहाँ से देखिए आप, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 40 सेमी की दूरी।
तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप उतने जानेंगे। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में केंद्र पर स्थित वस्तु का उतना ही बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। तो इसमें कोई लगाना ही नहीं, यही हो गया उत्तर। क्या हो गया? वस्तु की दूरी कितना हो जाएगी? वो भी 40 सेमी हो जाएगी। अगर आपको सवाल लगाना है तब देखिए कैसे लगाओगे। चित्र तो ना बनाइए, सिर्फ ऐसे लगाइए। फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f is equal to 20 सेमी, f is equal to 20 सेमी, v is equal to 40 सेमी। तो u कह रहा है ज्ञात कीजिए वस्तु कहाँ रखी जाएगी। ये सब कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लगाओगे। कहोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस होता तो माइनस रखते। अब यहाँ हम जानते हैं u सदैव ऋणात्मक होता है। हम जानते हैं अवतल दर्पण में तेरा वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बनता है। क्या बनता है? रियल इमेज। 5 अवस्थाओं में रियल इमेज बनता है। यानी जब रियल इमेज बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? और वस्तु की ही ओर बनता है, लेंस दर्पण से बाईं ओर बनता है। और 6वीं अवस्था जब है फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु होती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी v धनात्मक हो जाता है, वरना v ऋणात्मक रहेगा। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/v, तो लिख देंगे v ऋणात्मक हो गया तो -40। u नहीं मालूम है, जो चीज ना मालूम है उसका कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता, ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। ये हम जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बाईं ओर की दूरी है। तो लिखेंगे -1/20। अब ये अक्षर वाला पद इसको बाईं ओर रखो, गिनती वाले को दाहिनी ओर कर दो। या 1/u इज इक्वल टू, ये जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/+40 -1/20। या 1/u इज इक्वल टू 20/40 का एलसीएम हो गया 40। 40 एकन्नम 40, एक एकन्नम 1, -20 दूना 40, 2 हो गया। और 1/u इज इक्वल टू -1/40। दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तिरछा गुणा कर देना चाहिए। u इज इक्वल टू u एकन्नम u इज इक्वल टू -40, यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वो वस्तु रखी होगी, u बराबर -40, माइनस चिन्ह बता रहा कि बाई ओर। तो चाहे इतना आप सवाल लगाइए या डायरेक्ट आपको याद है तो कह दोगे कि हम जानते हैं केंद्र पर स्थित वस्तु का उतना ही बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। तो v बराबर 40 रहा, u बराबर भी 40 हो गया है। अपसारी माने किरणों को फैला देने वाला डाइवर्जिंग मिरर। आप जानते हो ये उत्तल दर्पण क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये उत्तल दर्पण हमेशा आप जानते हो शाइनिंग सरफेस इज प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये उत्तल दर्पण हो गया। ये आप जानते हो ये पोल है, ध्रुव, ये मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या दिया हुआ है? इसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। यहाँ पर मान लीजिए ये एक वस्तु रखी हुई है ए बी। ये हो गया डाइवर्जिंग है, क्यों? ये किरणों को बिखेरता है, जो किरणों को बटोर देता है। जैसे आप जानते हो ये अवतल दर्पण है, ये दोनों फर्क देखो। ये मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरणों को वो भीतर की ओर इसे मोड़ देता है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है? किरण को दूर हटा देता है। जैसे बिंदु ए से किरण चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण
क्या होती है, ये बिखेर देगा, इधर नहीं आएगी किरण। यहाँ मान लीजिए इसका ये फोकल पॉइंट है, यहाँ डबल दूरी पर ये हो जाएगा सी होगा। इसी तरह से ये है यहाँ एफ है, सी है, कुछ तरह से होगा। ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण। ऑब्जेक्ट सिचुएटेड, देखिए कहां से ये किरण जो द रे इंसिडेंटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है, ये मालूम होता है कि ये appears to be reflected from center, ये मालूम होता है कि केंद्र से निकल रही है, ये इस दिशा में से चली जाती, तो ये डाइवर्ज होगी, बिखर गई, मुख्य अक्ष से दूर की तरफ चली जा रही, तो कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर है। दूसरी किरण हम जानते हैं ये केंद्र की दिशा में आपतित किरण, केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ये पॉलिश किया इधर नहीं जाएगी किरण, यहाँ तक पड़ेगी, फिर इसी से ये वापस हो जाती है, इधर चली गई, ये भी बिखर गई, देखो ये डाइवर्जिंग है, आगे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, तो इस दर्पण को कहेंगे डाइवर्जिंग या अपसारी, पसार देने वाला, फैला देने वाला दर्पण, किरणों को फैलाता है। लेकिन हम जानते हैं ये दो परावर्तित किरणों का कटान में जो वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज तो नहीं बनेगा, लेकिन पीछे की ओर इसको बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए, तो ये क्या होगा, एक दूसरे यहाँ चलने मिलाते, देखो कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरणें फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ये फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो इधर जाएगी, इसको इधर बढ़ाया आपने, इसको इधर बढ़ाया, यहाँ काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से इस पर लंब डालिए, ये प्रतिबिंब बन गया, कहाँ बनेगा, हम जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव P और F के बीच में बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, बार बार इसको आप पढ़ चुके हो, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग लोग वाहनों में करते हैं, मोटरसाइकिल या जीप, कार, ट्रक में, तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब कह रहा है ये सामने से वस्तु रखी हुई है, ये आप चित्र बनावें या ना बनावें कोई जरूरी नहीं है, आप कैसे लगाओगे, सवाल को कैसे लगाना है, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, u बराबर है 60 से भी, वस्तु की दूरी कितना है, 60 से भी की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, आवर्धन कितना, 0.5, आवर्धन या मैग्नीफाइंग पावर n इज इक्वल टू I अपान O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है V अपान U, ये फार्मूला है, m इज इक्वल टू I अपान O इज इक्वल टू V अपान U, मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है कितना, 0.5 माने 0.5 बटा 1 बराबर 5 बटा 10 बराबर 1/2, यानी V अपान U इज इक्वल टू 1/2, इसको ध्यान दे, V अपान U इज इक्वल टू 1/2, ऐसे तिरछा गुणा कीजिए, ये नीचे वाली गिनती इधर जाके इधर हो जाएगी, दिया V इज इक्वल टू U/2, U बराबर दिया है 60 बटा 2 बराबर 30 सेमी, क्या हो जाएगा 30 सेमी, U बराबर 30 सेमी, V बराबर 60 सेमी, तो U बराबर 60 सेमी और V बराबर 30 सेमी। आप जानते हो उत्तल दर्पण में U तो सदैव ऋणात्मक रहेगा, चाहे जो भी अपरेटस हो, चाहे लेंस हो, दर्पण हो, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, चाहे जो भी हो, U सदैव ऋणात्मक रहता है। V क्या होता है, उत्तल दर्पण में V सदैव धनात्मक रहता है, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण से दाहिनी ओर बनता है, ध्रुव से, देखिए, तो V धनात्मक रहेगा। इसका F ज्ञात कर लीजिए, F नहीं मालूम है, क्या करेंगे आप, हम जानते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, दर्पण है प्लस रहेगा, लेंस होता तो माइनस होता, यह 1/F इज इक्वल टू 1/V, V धनात्मक है तो 1/30 हो जाएगा, और U जानते हो हमेशा ऋणात्मक रहता है, 1/U यहाँ ऋण लिखेंगे,
1/60 हो गया। 60 और 30 का एलसीएम 60 हुआ। 30 दूनी 60, 2 एकन्यम 2, 60 एकन्यम 60 -1 इज इक्वल टू 1/60। यानी एफ का मान हो गया 60। देख लो 1/f बराबर 1/60, तो एफ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यानी इसकी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर। देख रहे हो ये धनात्मक है। उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब एफ बराबर 60। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, दो पार्ट हो गया इसका, लंबा है। अगेन अब लिखोगे, कह रहा है अगेन, अब की कह रहा है ये एफ तो नहीं बदलेगा, लेंस का फोकस दूरी नहीं बदलेगा, यू और भी बदल सकता है। एफ इज इक्वल टू आपने लिख दिया 60 सेंटीमीटर, और ना तो आपको यू मालूम है ना वी मालूम है, दोनों नहीं मालूम है। लेकिन ये मालूम है, हम जानते हैं एम इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू इज इक्वल टू 1/3। अब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/3 हो जाए आवर्धन यानी मैग्नीफाइंग पावर, चाहे मैग्निफिकेशन। तो v अपान यू इज इक्वल टू 1/3 का मतलब हो गया v इज इक्वल टू u/3, या v इज इक्वल टू u/3। अब अगर आप इसके हेल्प से आप देखें इधर, तो कहोगे ये बराबर इतना। तो अगर हम मान ले u बराबर है कितना, u, तो v बराबर कितना हो जाएगा, u/3। अब इसकी सहायता से आप u का मान निकाल लोगे। अब इसमें लगाना है आपको, क्या निकालेंगे, u का मान कह रहा है वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए, वस्तु का स्थान पूछ रहा है, यानी u का मान, इससे आप निकाल लोगे। कहोगे हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप जान रहे हो u सदैव ऋणात्मक होता है, v इसमें उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है, इसको धनात्मक रखोगे तो 1/3u, तो u बराबर v बराबर u/3, u/3 1/u/3 ये हो गया, प्लस 1/u, ये 1/u प्लस 1/u, u ऋणात्मक रहेगा आप जानते हो, यहाँ लिख दिया। ये सदैव ऋणात्मक रहेगा, v धनात्मक रहेगा उत्तल दर्पण में, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f। कितना है, ये भी धनात्मक होता है, ये बराबर भी आपने निकाल लिया, 60 आ गया, 1/60 ये हो गया। अब इसको हल कीजिए, बटा का बटा सबसे नीचे वाली गिनती सबसे ऊपर आ जाएगी, या आप कहोगे 3/u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60।